Namaskar. Hello and welcome to the current affairs discussion. Today is 5th of April 2023. Let us start the discussion with the snapshot of the Hindu newspaper. Today is 5th of April and these are the events which are mentioned on the front page. आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम लोगों ने दो नए इनिशिएटिव इंक्लूड किया है। नंबर 1, हम हर दिन मैप ऑफ द डे डिस्कस करेंगे, तो आज के इस सेशन में भी हमने मैप ऑफ द डे रखा है जिसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इस तरीके से डेली आप लोगों का मैप प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और नंबर 2, हमने एक टेबल ऑफ द डे यहाँ पे आज से रखना शुरू किया है जिससे आप कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट को यहाँ पे याद कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कशन के साथ। ये पर्टिकुलर इमेज में आपको जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये रिलेटेड है एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट से। तो केरला के अंदर एक ट्राइबल विलेज से एक ट्राइबल पर्सन है ये जो बिलोंग करते थे और 5 साल पहले इनका लिंचिंग हो गया था, लोगों ने मार दिया था जिन्होंने इनको पकड़ा था चोरी करते हुए। सो ही वाज फाउंड स्टीलिंग राइस एंड ऑयल एंड सच काइंड ऑफ आइटम्स। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई चोरी कर रहा है तो प्रोसेस क्या है, आप उसको पकड़ के किसे सौंप देंगे? पुलिस को सौंप देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, कानून को अपने हाथ में लिया और यहाँ पे किसी को मार मार के उसको हत्या कर दिया, तो फिर क्या होगा? इन दैट केस ऑब्वियसली द लॉ विल वर्क अगेंस्ट यू एंड 14 आउट ऑफ 16 एक्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस फाउंड गिल्टी। और अभी जो है यहाँ पे फैसला होगा कि क्या उनको सजा मिलेगा। यहाँ पे एक चीज और उभर के आता है, ऑब्वियसली स्टीलिंग इज इट इज अ क्राइम एंड इट विल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, बट द सेकेंड थिंग इज स्टीलिंग ऑफ एसेंशियल आइटम्स ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टू अ सोशल इम्पैक्ट की मजबूरी। देखिए कि चावल का यहाँ पे चोरी किया, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, बट हाउएवर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पोवर्टी एंड द हार्डेस्ट हिट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द शेड्यूल्ड कास्ट, सर्टेन सेक्शन, द रूरल एरियाज, सो दैट ऑल्सो इज एन एस्पेक्ट फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। आगे यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग देखिए, जर्मनी टू ऑफर डील ऑन सबमरीन्स। तो यहाँ पे एक प्रीलिम्स बेस फैक्ट ध्यान रखिए कि यहाँ पे जर्मनी से इंडिया क्या प्रोक्योर करने वाला है? यहाँ पे सबमरीन्स प्रोक्योर करने वाले हैं। ओके, सबमरीन्स। नेम द प्रोजेक्ट अंडर विच दिस इज गोइंग टू बी डन। इट इज प्रोजेक्ट 751 and the cost of project 751 is 45,000 crore. This is the estimated cost. Okay, so this exchange or this we won't say exchange, but this deal where Germany is going to offer submarines to India, यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट के तहत है? ये प्रोजेक्ट 751 और यहाँ पे 6 एडवांस्ड इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जर्मनी जो है वो भारत को यहाँ पे इस डील में ऑफर कर रहा है। नंबर 3 इज अबाउट फिनलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हु इज द 31st मेंबर ऑफ नाटो, हु इज द लेटेस्ट मेंबर? द आंसर इज फिनलैंड। ये न्यूज़पेपर में पिछले 2 दिन से आ रहा है। नेक्स्ट एडिटोरियल सेक्शन है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज की इज द लार्जर इशू of public interest, legal tussle in the US will have an impact। ये एक एडिटोरियल से रिलेटेड है। यहां से हमें एक टर्म चाहिए, इस पूरे एडिटोरियल से हमें एक टर्म चाहिए, दैट इज कंट्रोल्ड डिजिटल लेंडिंग, CDL। ये टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं सरल भाषा में। व्हाई इज दिस टर्म इंपॉर्टेंट? बिकॉज सी डिजिटल लेंडिंग क्या होता है और यहाँ पे क्या केस है? ये यूएस के अंदर का केस है जहां पे 4 जो है पब्लिशिंग हाउस, ओके, वर्सेस यहाँ पे इंटरनेट आर्काइव्स करके एक बॉडी है जो कि एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है। This non-profit body is trying to establish a globally accessible डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, अब लाइब्रेरी कैसा होता है? नॉर्मली आप मान लीजिए एक बुक को यहाँ पे लाइब्रेरी से बोरो करते हैं, तो एक पर्सन एक बुक को बोरो कर सकता है, उसको पढ़ के वापस दे देगा, राइट? ऐसे होता है। तो डिजिटल लाइब्रेरी, जो ग्लोबल डिजिटल लाइब्रेरी ये क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोविड के समय में इन्होंने एक इमरजेंसी लाइब्रेरी ओपन किया था जिसके तहत क्या करेंगे, यही मीन्स ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। मतलब आप
ऑनलाइन डिजिटल जो यहाँ पे बुक है उसको लेंड करके ला सकते हैं और उसको आप जो है डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो 4 लोग इनके अगेंस्ट केस फाइट कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हाउ कैन यू लाइक लेंड दिस पर्टिकुलर, हाउ कैन यू लेंड द बुक विथ मिनिमम और लेस गाइडलाइंस, तो आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो। बट दे आर सेइंग कि हाँ, कोविड में थोड़ा रिलैक्सेशन किया था, बट इसका ये मतलब नहीं है, इट इज वर्किंग एज पर दी राइट्स ओनली। तो ये एज पर दी राइट्स है कि नहीं है, इसको यहाँ पे जो है ये यहाँ पे पूरा डिबेट है। सो कंट्रोल डिजिटल लेंडिंग इज नथिंग बट, जैसे ऑफलाइन लेंडिंग होता है ना बुक्स का लाइब्रेरी से, वैसे ही ऑनलाइन भी जब आप डिजिटल किसी बुक को किसी से पीडीएफ और कंटेंट को यहाँ पे आप लाइब्रेरी की तरह ही ऑनलाइन डिजिटल मोड पे आप लेंड कर सकते हो। फायदा इससे क्या होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर इसको अच्छे से क्रिएट कर पाए, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंटेंट और मटेरियल है वो एक्सेस कर पाना इजी हो जाएगा। However, at the same time, this digital rights and the copyright infringement should also not happen. तो इसीलिए ये control digital lending is the new initiative. Okay. Then the last image here is from IPL. ये हमारे लिए क्यों important है, कारण गुवाहाटीয়ে আমি অসমত এবাৰ অসমত আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে IPL host কৰি আছো। এখন IPL match we are hosting it for the very first time. So if a question is asked that when the first time we have hosted the IPL match, किसने किसके against खेला, तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल वर्सेस पंजाब किंग्स। ओके, राजस्थान रॉयल वर्सेस पंजाब किंग्स। First time when Guwahati has or Assam has hosted the IPL, Rajasthan Royal versus Punjab King has played. Okay. Now today is also the National Maritime Day. So a direct question can be asked that when is the National Maritime Day observed? So the National Maritime Day is observed on 5th of April every year. Okay, 5th of April every year. Now there is one small every day I assign you a task to participate in this session. So today your task is, what is the slogan of the National Maritime Day? Okay, why do we celebrate National Maritime Day? इसका क्या पर्पस है, एक लाइन में इसको मेंशन करने का कोशिश कीजिएगा। Moving ahead with our new initiatives, that is map of the day. आज map of the day में हम लोग देखने जा रहे हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व। Now initially it was established in the year 1973. किसके तहत, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इनिशियली 1973 में एस्टैब्लिश किया था, और उसके बाद 1985 में एडजेसेंट में जो वेणुगोपाला वाइल्ड लाइफ पार्क है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया, and the name that was given was Bandipur National Park. Okay, now see, it is situated in two contiguous districts, that is Mysore and Chamarajanagar. Now normally districts नहीं पूछा जाता है, normally states पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे located है। Now it is located in, अगर आपको एक सिलेक्ट करना है then it is located in Karnataka. N is located at the tri-junction area of the states Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. ये इसी तरीके से भाखरा नंगल डैम पे भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर करना होता है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व में also if they are asking you a question, then please read the question carefully and see that it is which whether you have to select one option or more than one option. So it is situated in Karnataka and in Tamil Nadu and Kerala tri-junction. Okay. Now another very important question is question number 3. It is a part of which biosphere reserve? So Bandipur Tiger Reserve is a part of Nilgiri Biosphere Reserve. It is a part of Nilgiri Biosphere Reserve. Okay. It lies in the biodiversity area of the country. Now please note, in terms of biodiversity hotspots, हमारे पास ये नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है और हमारे पास यहाँ पे ये पूरा वेस्टर्न घाट्स का जो है बेल्ट भी we have that. Okay, and then the parts of Andaman and Nicobar is also there. Next you see, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन हो सकता है इस पर्टिकुलर रीजन से, तो इसके अलावा क्वेश्चन हो सकता है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। सो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इज इन तमिलनाडु। ऑलरेडी इन प्रीवियस ईयर्स repeatedly they have asked about the Wayanad Wildlife Sanctuary. So Wayanad Wildlife Sanctuary is in Kerala.
and the Kabini Reservoir separates the Bandipur and the Nagarhole Tiger Reserve. Okay, so which reservoir separates? The Kabini Reservoir. So just remember at least one fact from here, that is Bandipur Tiger Reserve is a part of the Nilgiri Biosphere Reserve, and Bandipur Tiger Reserve is situated in Karnataka, Tamil Nadu, Kerala. Okay, now next important current affairs is about the Basoli painting. So Basoli paintings are from which state? Now Union Territory. So it is a part of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir's Kathua gets the GI tagging for the Basoli painting. So these products from Jammu and Kashmir have been included among 33 others, highest ever in a single year. Clearing for the GI tagging कब हुआ? यहाँ पे ये क्लियर हुआ बाशोली में, मतलब बाशोली पेंटिंग क्लियर हुआ 31 मार्च में. वहां से आप अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जीआई टैग किसको मिला है, तो आपको ध्यान रखना है बासोली पेंटिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर हैज गॉट द जीआई टैग. ओके, नेक्स्ट देखिए, सिक्किम के अंदर रिसेंटली अवालांच के वजह से 7 people have already been killed and the number of people that is hurt is beyond 20. रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा था, दोबारा से एवलांच आया, जिसके वजह से फर्दर एवलांच के डर के वजह से रेस्क्यू टीम को भी वहां से जो है पॉज करना पड़ा. एंड द क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड इज दैट where is Nathula Pass located? Nathula Pass कहाँ पे located है? So Nathula Pass is located in Sikkim. Another thing, question that it is a part of another event, that is recently जो क्लाइमेट चेंज है, कल हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस किया था. क्लाइमेट चेंज ज्यादा होने के वजह से यहाँ पे अवालांचेस का इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों इंक्रीज हो रहा है. क्लाउड बर्स्ट, इवेंट्स लाइक क्लाउड बर्स्ट, फिर आपका कहिए कि जो भी एनवायरमेंट डिजास्टर्स है वो आपका इंक्रीज हो रहा है. तो उसके एग्जाम्पल्स में आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, दैट द अवालांच एंड द रिपीटेड एंड द हायर फ्रीक्वेंसी natural disasters. Okay, now let us come to our next initiative which we have started, that is about the table of the day. So आज हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कुछ यहाँ पे इंडिया में जो है वो देखेंगे. एक ही बार में सारा याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम डेली बेसिस में टेबल के फॉर्म में फैक्ट्स याद करने का कोशिश करेंगे. देखिए, सन टेम्पल कोणार्क कहाँ पे है? ये सब लोग को पता होगा, उड़ीसा में है. ताजमहल इज इन उत्तर प्रदेश. रिसेंटली उत्तर प्रदेश वॉज इन न्यूज फॉर रिमूविंग द मुगल चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक. द जंतर मंतर जयपुर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जयपुर वाले के बारे में पूछा है. आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, तो नालंदा कहाँ पे है? बिहार में है नालंदा महावीरा. द आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बुजियर, एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न मूवमेंट. ये जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तब मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का थोड़ा सा ही पार्ट आता है जिसमें ली कॉर्ब्यूजियर के बारे में मेंशन है. सो ही हैज बिल्ड द प्लान सिटी चंडीगढ़. देन अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, ये आपका कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली गुजरात में. विक्टोरिया एंड आर्ट डेको एसेंबल ऑफ मुंबई, दिस इज इन महाराष्ट्र. जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में. एंड जयपुर इज द एंटायर जयपुर इज योर UNESCO World Heritage Site. Kanchenjunga National Park, you all must be knowing, it is in Sikkim. Okay. Now let us come to the current affairs from environment perspective, environment point of view. And इसको हमने पहले ही एक क्वेश्चन फॉर्मेट में रख दिया है. व्हाट इज ब्लैक कार्बन? डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइज इन ब्लैक कार्बन ऑन हिमालयन ग्लेशियर्स. क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कॉन्सिक्वेंस बताइए एटमॉस्फेयर पे, या फिर कॉन्सिक्वेंस बताइए किसी भी एनवायरमेंट पे. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो भले ही इसमें आपको सोल्यूशन नहीं पूछा गया है, बट स्टिल इन द कंक्लूजन पार्ट यू हैव टू राइट द व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स. ये आपको नहीं पूछने से भी लिखना है, क्योंकि आप सिर्फ
प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंस में तो प्रॉब्लम्स आएगा ना, तो सिर्फ आप कॉन्सिक्वेंस और इम्पैक्ट में क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ओके, सो वी हैव टेकन दिस करंट अफेयर फ्रॉम 4th April, that is House panel suggest study on impact of black कार्बन ऑन द हिमालयन ग्लेशियर्स। अब देखिए एकदम सरल भाषा में पहले समझ लेते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड, right, gases like methane, carbon dioxide, they contribute to global warming. But do you know जितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है, उससे लगभग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशन, यस्टरडे सेशन, दैट मीथेन उससे काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, राइट। नाउ अप्रोक्सीमेटली 460 to 1500 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट होता है किसका, ब्लैक कार्बन का। तो फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता है तो ब्लैक कार्बन इज ऑल्सो, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ब्लैक कार्बन। अगर हम पर यूनिट मास को कंपेयर करें तो पर यूनिट मास ऑफ ब्लैक कार्बन कॉजेस 450 to 1500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन वार्मिंग कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसे स्टडी क्यों कर रहे हैं हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर, इसको भी सरल भाषा में समझ लेते हैं। इसलिए स्टडी कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए एक माउंटेन पीक है जो कि स्नो कवर्ड है, ओके, जो कि स्नो कवर्ड एक माउंटेन पीक है। सो वी नो दैट स्नो हैज द एल्बिडो, कैसे कितना होता है स्नो का एल्बिडो, स्नो का एल्बिडो हाईएस्ट होता है क्योंकि व्हाइट स्नो रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट। पुराने मूवी कुछ में देखिएगा कि हीरो यहाँ पे जो है ब्लैक सनग्लासेस लगा के डांस कर रहा है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन यूवी रेज का बहुत ज्यादा है। सनलाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन करता है, व्हाइट स्नो रिफ्लेक्ट करता है, राइट। अब क्या होगा अगर इसके ऊपर ये ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो गया तो ये स्नो कवर तो पूरा एज इट इज रहेगा नहीं, एक ब्लैक मटेरियल जैसा मान के चलिए कि उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच the albedo will decrease, और अगर albedo डिक्रीज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इवेंचुअली चल के मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद अगेन ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, सी लेवल राइज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, सो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो। साथ ही साथ अभी जैसे रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन जैसे तैसे होने लगेगा, इट विल इंक्रीज बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का कुछ आप बता नहीं सकते कब बारिश हो रहा है कब नहीं हो रहा है। सो दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। Remember 460 to 1500 times stronger compared to carbon dioxide. Now see what is black carbon. Definition तो लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन का आंसर में। So black carbon is the sooty black material emitted from gas and diesel engines, coal-fired power plants and other sources that burn fossil fuel. It comprises a significant portion of particulate matter or PM, which is an air pollutant. आप सभी लोगों ने PM 2.5 के बारे में सुना होगा दिल्ली पोल्यूशन के केस में या फिर अदर केसेस में भी, PM 10 के बारे में सुना होगा। तो देखिए जो पर्टिकुलेट मैटर का जो साइज होता है, जैसे स्मोक हो गया, सैंड पता है सैंड का एक साइज होता है, थिकनेस ऑफ हेयर का एक साइज होता है, वैसे ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 से भी जो आपका मान लीजिए फिर 10, तो ये पोल्यूटेंट का हिस्सा होता है। जो स्मोक रहता है ना उसमें ये सब रहता है। जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं या फिर लकड़ियां भी जलाते हैं मान लीजिए, तब वो जो स्मोक धुआं निकलता है उसमें ये सारा चीजें ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है, ये सब भी रिलीज होता है। उसमें एक ब्लैक मटेरियल भी रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक कार्बन कहते हैं। सो इट इज अ कंपोनेंट विच इज रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। ओके, अभी कोई व्हीकल चला रहे तो उसमें से भी ब्लैक कार्बन रिलीज होगा। ओके, नाउ सी इंक बिटवीन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन है, ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन हो गया, CO2 हो गया, ब्लैक कार्बन एंड इंक्रीज ग्लेशियल मेल्ट इन द हिमालयस। ये सभी लोग मिलके ग्रीन हाउस गैसेस, ब्लैक कार्बन, ये सब मिलके क्या करते हैं, इसको और रैपिड रेट में जो है मेल्ट डाउन करते हैं हिमालयन ग्लेशियर्स को। पानी क्या पिएंगे, राइट। नेक्स्ट इज योर, ना ऑलरेडी वी हैव मिनिमम पोर्टेबल सोर्सेस, ऑलरेडी हम लोग का पोर्टेबल वाटर बहुत कम है, बट एटलीस्ट द हिमालयन ग्लेशियर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द रिवर्स, नो जो पेरिनियल रिवर्स है, पर क्या हो जाएगा उसमें भी आगे जो है दिक्कत हो जाएगा। ब्लैक कार्बन डिपोजिशन ऑन ग्लेशियर्स डिक्रीजेस द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द आइस, that is
what we have talked about albedo, so it decreases that. ओके, आइस सरफेस रिजल्टिंग इन फास्टर आइस मेल्ट, तो एल्बिडो बेसिकली यहाँ पे कम कर देगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक क्वेश्चन आपका निकल के आता है। ओके, सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइज इन ब्लड, हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज द वे, ये आपका कल का पीपीटी में आ गया, प्लीज इग्नोर दिस पार्ट। सो हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन, यू हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन, आप कॉमेंट में ये प्रैक्टिस करके इसको लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप एक सेफ डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, दैट व्हाट इज ब्लैक कार्बन एंड व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, बिकॉज इट इज अ प्रॉब्लम फॉर बोथ द एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन हेल्थ, द वाटर रिसोर्सेस and the, say for example, Himalayan ice. So you can relate the definition with why we are studying the question, why this question is being asked. In the body part you can directly mention that what are the consequence. तो इसका consequence क्या होगा, पहला तो क्लाइमेट पे इसका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा, राइट, स्नो मेल्ट हो जाएगा, एल्बिडो यहाँ पे कम हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, राइट, देन यू कैन राइट अबाउट हाउ इट विल इम्पैक्ट द से प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, and how the sea level will rise. So these are the consequences. Always in the conclusion you try to give the solution, even not asked, or the way forward. Okay, तो यहाँ पे way forward क्या है, प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन, प्रॉब्लम क्या है कि ये फॉसिल फ्यूल से जनरेट हो रहा है, सो वी विल ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो उसका सोल्यूशन क्या है, इंक्रीज द से solar energy or other such your renewable sources of energy. ओके, व्हीकल्स के हर जगह ई जोड़ने का कोशिश कीजिए, ई व्हीकल्स, वी कैन यूज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा। देन फार्म वेस्ट को जलाना नहीं है, farm we have to find better solution for waste management. So all these things we can write as a solution. Okay, next from the Assam current affairs, today we have the heading, remember the name of this particular stories or group of stories, a collection of stories translated by Aruni Kashyap from the Assamese language title Ba Fulor Gundha, The Smell of Bamboo Blossom, written by the renowned author, यहाँ पे पूछा जा सकता है, Yeshi Dorji Tongchi, Yeshi Dorji Tongchi, and translated by Aruni Kashyap, has been shortlisted by the Armory Square Prize of South Asian Literature in Translation. Okay, so you may be asked about the author or the translator. Now in the next current affairs, let us come to the issue of name change in अरुणाचल। चाइना बोल रहा है कि हम जो है स्टैंडर्डाइज नेम करेंगे, ये इनका तीसरा बार के लिए दे आर ट्राइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग वेयर दे आर attempting to claim territories again, which is obviously illegal, and already repeatedly the government of India has said that the northeast is an integral part of India and this should not be done. अब थोड़ा सा यहाँ पे मैप में यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो अक्साई चीन वाला रीजन है ना, that particular region is being controlled by whom, controlled by, और ये इंटरफेयर करके जबरदस्ती कौन कंट्रोल कर रहा है, चाइना, एंड इंडिया इज क्लेमिंग कि हमारा जगह है, तुम क्यों ऐसे कंट्रोल कर रहे हो। एंड इन द अरुणाचल प्रदेश रीजन द कंट्रोल इज बाय इंडिया एंड द टेरिटरी इज ऑल्सो ऑफ इंडिया, एंड चाइना इज ट्राइंग टू से कि नहीं ये मेरा टेरिटरी है, तो दे आर ट्राइंग टू से दिस। नाउ सी, आम आदमी जिस तरीके से यहाँ पे बात करते हैं वर्सेस व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन योर आंसर पेपर, देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, राइट। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसका हिस्ट्री क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। द हिस्ट्री हियर इज दैट सी 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, अभी रीनेम में ये न्यूज में फिर से आया है बॉर्डर डिस्प्यूट्स में। ऑलरेडी देयर कैन बी क्वेश्चंस लाइक इफ वी बीइंग नेबर्स, दोनों लोग यहाँ पे इतने समय से इसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे, तो क्या चल क्या रहा है। तो यहाँ पे जो बीच का आइडेंटिटी है दैट अगेन इज ब्रिटिश। सी व्हाट हैज हैपेंड since the शिमला कॉन्फ्रेंस टाइम 1913-1914, यहाँ पे क्या हुआ था, सर हेनरी मैकमोहन was here and there was a meeting between India
Tibet and the Tibet and China. Okay, Tibet and India and Tibet and China. And उस पर्टिकुलर कंक्लूजन में उस समय चाइना ने भी इसको कि चलो ये रहेगा मैकमोहन लाइन एंड एवरीथिंग वाज डन. बट लेटर ऑन द चाइनीज गवर्नमेंट सेड कि नहीं, ये तो इलीगल है कि तिब्बत का पार्ट इस तरीके से. लेटर ऑन दे स्टार्टेड सेइंग कि नहीं, यहाँ पे तो तावांग और लासा मोनेस्ट्रीज है, तो फिर इसीलिए जो है ये इलीगल है. तो शिमला कॉन्फ्रेंस में जो मैकमोहन लाइन निकल के आया था, उसके बाद में दैट टाइम दे वर देयर, बट बाद में दे स्टार्टेड क्लेमिंग दैट दिस इज इलीगल. सो दैट इज द इन शॉर्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. और उसके बाद आए दिन न्यूज में आता रहता है कि चाइना जो है हर जगह, इन द डोकलाम केस ऑल्सो वी हैड सीन, हर जगह क्या करता रहता है, अपना एक्सपेंशन पॉलिसी यहाँ पे करने का कोशिश करता है, इवन इन द 21st सेंचुरी. सो दैट इज वाई इट इज इन न्यूज. ओके, नाउ इंडिया एंड इट्स नेबर्स में एट प्रेजेंट कौन सा इशू है जिसके लिए यू हैव टू यू शुड हैव at least 2 A4 size note, that is your India, China and India, Bhutan. This looks like a very important topic for the upcoming mains paper. Okay, because the visit of the Bhutan king to India, the Doklam issue, so that is the reason. And in case of Arunachal Pradesh, this China issue, that is why this is very important. Now let us come to the next news analysis from the Hindu newspaper, that is Gujarat refineries from lion's share of India's fuel export. इंडिया सर्जिंग फ्यूल एक्सपोर्ट, मतलब सर्जिंग मतलब क्या है, राइज हो रहा है कि कम हो रहा है, राइज हो रहा है. सो इफ यू फाइंड एन एमसीक्यू दैट राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है फ्यूल एक्सपोर्ट, सो फ्यूल एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग. ओके, वी विल लुक इनटू द डिटेल्स, but before that let us see UPSC 2020 prelims का एक question, why we are looking into the details of this particular article. Okay, with reference to the international trade of India at present, which of the following statement is are correct. तो अभी अगर आपसे पूछे कि फ्यूल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फ्यूल एक्सपोर्ट, करेक्ट, हाँ करेक्ट. कि गुजरात सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, करेक्ट, हाँ करेक्ट. सो लाइक दिस, from these articles you have to relate in your exam. Okay, now see here statement number 1, India's merchandise exports are less than its merchandise import. ये statement सही है कि गलत है? merchandise एक कपड़े वगैरह जो है ज्यादातर कहाँ बनता है, बांग्लादेश में फॉर एग्जाम्पल बनता है, तो exports are less. merchandise के केस में हमारा export कम है, import ज्यादा है. सही बात है कि नहीं है? सही बात है. Okay, India's imports of steel and iron, chemicals, fertilizers and machineries have decreased in recent years. क्या recent years में ये कम हुआ है? आयरन एंड स्टील का imports कम हुआ है या नहीं हुआ है? India's imports of iron and steel, chemical, fertilizer and machineries have decreased. देखिए आयरन एंड स्टील जो है हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमारा इंपोर्ट, हमारे इंडस्ट्री के लिए हमें जो क्वालिटी मटेरियल चाहिए उसके लिए हमारा इंपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर्स में, ना कि डिक्रीज हुआ है. सो 2 स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नाउ इफ यू विल रिमूव 2 and we need 1, already we have got the answer, but still let us verify with option number 3. India's exports on service sector is more than its import. सर्विस में ही हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं. There are the 3 industries, no? Primary, secondary, tertiary. Tertiary is the service sector, right? So in the service sector only we are doing most of the exports. So is this correct or not? Yes, 3 is absolutely correct. India suffers from overall trade current account deficit. हाँ, overall trade deficit तो हम लोग सफर करते हैं, तो यहाँ पे 4 जो है वो करेक्ट है, इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाना चाहते हैं. So this statement is correct. So 1, 3 and 4, these are the correct statements. Okay. Now let us look into detail of the article based on our exports. देखिए रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसके वजह से 2 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं. वो 2 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या है? नंबर 1, इंक्रीज्ड इंपोर्ट ऑफ चीपर क्रूड फ्रॉम रशिया. हमारी तो ऐसा कोई फाइट नहीं हुआ ना डायरेक्टली, और हम तो हमेशा से नॉन अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं, तो यूएस
ने भले ही काटसा लगाया हो, बट किसी के इंटरनल मैटर्स पे हमें कहाँ से एक्सपोर्ट करना है नहीं करना है वो हमें कोई दूसरा कंट्री नहीं बताएगा. सो हमको जैसा चलाना होगा, बेस्ट लगेगा वैसा हम करेंगे. द फर्स्ट इज द इंक्रीज इंपोर्ट ऑफ चीपर क्रूड फ्रॉम रशिया. ओके. सेकेंड, मोर कंट्रीज आर डिपेंडिंग ऑन इंडिया फॉर देयर फ्यूल नीड्स. क्यों? क्योंकि हम लोग चीपर क्रूड ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट करके जो फाइनल फ्यूल रहेगा वो हम लोग फिर आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सो मोर कंट्रीज आर डिपेंडिंग ऑन इंडिया, क्योंकि अपन को रॉ मटेरियल्स चीपर मिलेगा, देन हम लोग फाइनल गुड्स भी चीपर जो है यहाँ पे एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस यहाँ पे सेल कर सकते हैं. ओके. सो इन द लास्ट 5 ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ द पेट्रोल एंड हाई स्पीड डीजल, ये क्या होता है? नॉर्मल से इसको फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू सम ट्रांसपोर्ट व्हीकल और समुद्री कुछ गुड्स एंड मटेरियल्स का व्हीकल, तो उन सब के लिए हाई स्पीड डीजल यूज किया जाता है. By public sector units in India to countries other than Nepal and Bhutan almost doubled. So our export in this particular segment has increased. We are exporting petroleum products to Netherlands, China, Singapore, UK, UAE, Saudi Arabia, Brazil, Indonesia. यही अगर क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो आप सोचेंगे कि क्या ये करेक्ट होगा? पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स were the most exported commodities from India to UAE and Saudi Arabia. Is this statement correct? Yes. Petroleum products were the most exported commodities from India to Netherlands, China, Singapore, UK, including UAE and Saudi Arabia. Okay. Next, in case of Netherlands, the exports which we have made has increased so much that it is the highest by any country in that particular period. Okay. And this is an 186% increase from countries' imports 5 years ago. एक चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं. अगर पूछे कि गुजरात ज्यादा अभी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर महाराष्ट्र एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यू कैन क्लियरली सी द राइज इन द ग्राफ ऑफ गुजरात एंड द फॉल इज द इन द ग्राफ ऑफ महाराष्ट्र. इसीलिए एक कहावत है, कहते हैं, ये आपने अगर सुना होगा, तो गुजरात इज द न्यू, वैसे तो स्टेट वाइज महाराष्ट्र होना चाहिए, पर कहते हैं गुजरात इज द न्यू मुंबई. ऐसा कहावत है, गुजरात इज द न्यू मुंबई. ये देखिए, ये ग्राफ में क्लियरली आपको यही चीज दिख रहा है कि एक्सपोर्ट्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं. नाउ दे कैन आस्क अबाउट द कॉमोडिटीज कि कौन से स्टेट किस कॉमोडिटी को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है. असम के लिए यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट इट इज योर टी. कौन सा टी? ब्लैक लीफ टी. तो असम के लिए टी हम लोग सबसे ज्यादा আমি কোনটো বস্তু সবতকে বেশি এক্সপোর্ট কৰো? টি. আৰু চাওক এডিবল প্ৰডাক্টছো এক্সপোর্ট কৰে. ফৰ এক্সাম্পল বাসমতি ৰাইচ, এই পাঞ্জাব বেল্টৰ এইখিনিত বাসমতি ৰাইচ এক্সপোর্ট কৰে. ইয়াতে হুইট এক্সপোর্ট কৰে. দেন শ্ৰিম্প, এডিবল খোৱা শ্ৰিম্প এক্সপোর্ট কৰে. তাৰে পিছত মাছৰ নিচিনা হয় কিন্তু মাছ নহয় একজেক্টলি, শ্ৰিম্প এক্সপোর্ট কৰে. এণ্ড দেন স্মাৰ্টফোনছ আমি ইণ্ডিয়া এক্সপোর্ট কৰোঁ নে নকৰোঁ, এইটো এটা ষ্টেটমেণ্টত আপোনালোকে ফাঁচি যাব পাৰে. চ' স্মাৰ্টফোনছ চাওক, ইয়াতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা স্মাৰ্টফোনছ এক্সপোর্ট কৰা হয়. আৰু ইন দিছ কেছ অলছ' ইউ কেন চি দেট স্মাৰ্টফোনছ আৰ অলছ' বিং এক্সপোৰ্টেড বাই India. Okay, so Tamil Nadu is also exporting smartphones. So like this, you can have an idea about who is transporting what, who is exporting what items. Okay. Now, in this chart we have the value कि किस आइटम को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो पेट्रोलियम ऑयल्स को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाय वैल्यू. एंड बाय वैल्यू कौन सबसे आगे यहाँ पे पहुंचा हुआ है? गुजरात सबसे आगे यहाँ पे पहुंचा हुआ है. नेक्स्ट यू सी फॉर महाराष्ट्र. अब महाराष्ट्र से क्या है? ऑयल नहीं, महाराष्ट्र से डायमंड्स है, तो इसीलिए बाय वैल्यू वो बहुत ऊपर है. Okay, diamonds. Then next you see Uttar Pradesh is in case of smartphones and Odisha in case of aluminium. Odisha in case of aluminium by value. And Karnataka is also for petroleum oils. Okay, so after Gujarat in terms of export of petroleum oils, Maharashtra नहीं, diamonds है महाराष्ट्र का जो सोल प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है. एंड सिमिलरली यू कैन रिलेट, यू कैन ट्राई टू रिमेंबर जस्ट एन आइडिया ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस कि हाँ स्मार्टफोन्स भी कर रहा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. राइस पंजाब कर रहा है, असम नहीं, असम टी कर रहा है. सो लाइक दैट यू कैन रिमेंबर. ओके. एंड उत्तराखंड भी बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो नंबर 1 पे यहाँ पे बाय वैल्यू है दैट इज जिंक.
Now see the refineries in Gujarat, they have got a sudden boom. एक तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो द रशिया यूक्रेन वॉर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. एंड द सेकेंड वन इज कर्नाटका. हियर ऑल्सो वी कैन सी दैट द सेकेंड वन इज कर्नाटका. But you see, Karnataka is 10 times less than Gujarat. Where Gujarat is at 4.9 lakh crore, Karnataka is 0.44 lakh crore. So Gujarat has exported 77% of India's petroleum oil in financial year 2023. Okay. An export of petroleum oil formed 65% of Gujarat total exports. मतलब ये तो 65% है, और भी यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट गुजरात का, और भी यहाँ पे एक्सपोर्ट 35% अभी बचा हुआ है. ठीक है. So that is why the term is Gujarat is the new Mumbai, and you can already see the graph of how export is increasing for Gujarat. Okay. So in this particular session we are going to discuss about these headings only. In the upcoming session we are going to discuss about the Asian Development Bank, and directly one question can be asked, क्योंकि ये अभी चल ही रहा है. यहाँ पे अलग अलग जो है यूनिट्स अलग अलग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं. सो दिस इज स्टिल ऑनगोइंग. व्हेन एन एडिटोरियल विल कम ऑन द सेम, which most probably it will come in the next 2 to 3 days. Most probably it will come. That is a prediction. So we will discuss it with the editorial. If not, then let this be over, and then we will discuss about the what is going to be India's growth rate. तो अभी सब लोग प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना होगा फाइनेंशियल ईयर 2024 में. तो these are done by some factors, by considering various scientific and economical factors, जिनको लेके यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक बोल रहा है कि they have cut down India's growth to 4.6%. ओके. क्यों? क्योंकि स्लोइंग इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसीलिए बोला है कि 6.4%. वर्ल्ड बैंक ने लोअर किया है कितने पे? 6.3%. एंड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 6.3 कि वर्ल्ड बैंक ने कितना पे किया है, कितना पे प्रेडिक्ट किया है 2024? आंसर 6.3%. अगर पूछे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने पे किया है, आंसर 6.4%. So these are the predictions of the growth rate. Okay. So today in this particular class हम लोग इतना यहाँ पे एनालिसिस डिस्कस करेंगे. Please consider sharing this video with your friends so that we continue with this particular session on a daily basis. ओके. और कोई आपका सजेशन और फीडबैक है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.